ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से खबर से आपको बाखबर करते हैं और आपको बताते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया के नाम एक और फाइनल नोटिस जारी कर दिया है और यह मामला सन 1990 का है, जहां पर मारूफ कलमकार, अदीब और शायर जिला अनंतनाग के सर्वानंद कौल प्रेमी साहब के कत्ल का मामला था और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बाज़ाब्ता तौर पर रिकमेंडेशंस को भी नजरअंदाज किया गया था, जिसके बाद उनके अहल खाना बाज़ाब्ता तौर पर अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में चले गए और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यह पूरा मामला देखने के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया के नाम ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि एक तो एक्शन टेकन रिपोर्ट जनाब बताया जाए 3 हफ्तों के अंदर कि क्यों इस फैमिली को, सर्वानंद की फैमिली को, सर्वानंद कौर प्रेमी साहब की फैमिली जो है उनकी फैमिली को 1990 के बाद आज तक न तो मुआवजा दिया गया और जो रिकमेंडेशन साबिका कमीशन की तरफ से जम्मू कश्मीर की साबिका रियासत में जो कमीशन हुआ करता था, उस कमीशन ने जो सिफारिशात की थी उन सिफारिशात पर भी अमल दरामद नहीं हुआ है। और अब ये सारा मामला जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास चला गया तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर अहले खाना की दरख्वास्त पर समाअत की और समाअत के दौरान ये पाया कि काफ़ी कुछ लैतुलैल जो है वो जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से किया गया है और यही वजह है कि चीफ सेक्रेटरी के नाम अब बाज़ाब्ता तौर पर यह नोटिस जारी करते हुए साफ कर दिया गया कि एक तो एक्शन टेकन रिपोर्ट बताई जाए 3 हफ्तों के दौरान कि क्या कुछ किया गया और क्यों माकूल और मुनासिब कार्रवाई इसमें नहीं की गई है और किस तरीके से मर्डर हुआ था सन 1990 में और उसके बाद इंतजामिया ने FIR जो दर्ज की थी उस FIR की आज के दिन में कार्रवाई क्या हुई है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कितने लोगों को सजा हुई है और माली मामला और दीगर चीजें जो है वो क्या कुछ हुई है। डिवीजन बेंच जो जम्मू कश्मीर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का माजी वाली रियासत जो हुआ करती थी, उन्होंने 22/2/2012 को भी एक इस मैटर को सुना था और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि डिप्टी इंस्पेक्टर DYSP रैंक के अफसर की तैनाती की जाए जो इस पूरे मामले की तहकीकात करे ऐसे और कंसर्न FIR जो है उसको देखा जाए, उसमें गिरफ्तारियां क्या कुछ हुई है क्या नहीं हुआ है। ये सारा मामला लैतुलैल में चला गया और मामला जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास चला गया तो बाज़ाब्ता तौर पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अब सर्वानंद कौल प्रेमी साहब की जो दरख्वास्त है उनके अहल खाना की तरफ से उस पर संजीदा नोटिस लिया और 3 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है जम्मू कश्मीर इंतजामिया से और यह साफ कर दिया गया है कि इस जुर्म में यानी सर्वानंद कौल साहब और जो उनके साथ मारे गए थे लोग सन 1990 में साउथ कश्मीर अनंतनाग के अंदर, उसके बाद कार्रवाई क्या कुछ हुई उससे भी बाखबर कराया जाए। इंतजामिया ने इस घर को किस तरीके से रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की उस पर भी जो है वो बताया जाए और जहां एक्शन टेकन जो पुलिस की तरफ से वो भी बताया जाए और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ कर रही है उस पर भी बाखबर बताया जाए। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बाद चूंकि अब हमारे पास वो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन रहा नहीं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस पूरे मामले को लिया है और यह साफ कर दिया है कि जस्टिस डिले हो रहा है और ये जस्टिस डिले जो हो रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट की वजह से हो रहा है और अब 3 हफ्ते का वक्त जम्मू कश्मीर इंतजामिया को दे दिया गया है। चलिए, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की बात हो रही है तो बात जरा भर्ती के अमल की भी करते हैं और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की हो रही है तो दफा 370 की मनसूखी के बाद इदारे पर सवाल भी उठे, उस इदारे पर जिसने भर्ती अमल का ये सिलसिला आगे बढ़ाना था और यूटी में कितने नौजवान अभी तक भर्ती अमल का हिस्सा बने, किस किस पॉलिसी के तहत कैसे आगे सिस्टम चला, मेरिट बेसिस पर निज़ाम में शफाफियत कितनी है, ये सारे सवाल उस वक्त उठे जब इंतजामिया को इस बात पर या भर्ती अमल पर वजाहत पेश करनी पड़ी कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब तक गुज़श्ता 3 वर्षों या 2.5 वर्षों के दौरान जब से मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाका बना है तो भर्ती अमल के दौरान कितने नौजवानों को मौके मिले कि मकामी सतह पर रोजगार कर सकें। आदादोशुमार बहुत सारे सामने आए इंतजामिया की तरफ से भी। मौजूदा वक्त में ये पता ज़रूर चलता है कि करीब 30,000 ऐसे नौजवान जिनको 370 की तनसीक के बाद यूनियन टेरिटरी के अंदर यानी 3 वर्षों में नौकरी का मौका दिया गया, बल्कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में खिदमात अंजाम देने का उनको मौका दिया गया, उन्हें नौकरियां दी गई। ये इंतजामिया का एक तरफ से आदादोशुमार बताते हैं। आदादोशुमार को जब हम मजीद खंगालते हैं तो पता ये चलता है कि पिछले 2019 से या मिड 19 से आप देखेंगे तो 2022 तक
जिसमें हमने देखा कि कई ऐसी रिक्रूटमेंट्स थी जिनको बाद में सीबीआई तक पहुंचाया गया, धांधली सामने आई। वो तमाम हिस्से बनने के बाद इस बड़े इदारे पर सवालिया निशान इसलिए भी था कि क्या कामयाबी के साथ कोई रिक्रूटमेंट ड्राइव इस बड़े इदारे की तरफ से चलाई गई? तो जवाब ये दिया जाता रहा कि निजाम में शफाफियत लाने के लिए किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तहकीकाती अमल भी जारी है और अगर कहीं पर सवाल उठे थे तो उसका जवाब भी इंतजामिया की तरफ से दिया जाएगा। और जो आज के आदादोशुमार हैं वो ये बताते हैं कि यूनियन टेरिटरी के अंदर 25 से 30 हजार ऐसे नौजवान हैं। सरकारी आदादोशुमार ये बताते हैं कि 3 वर्षों में जिनको भर्ती अमल का हिस्सा बनाया गया, और सिर्फ अगर आज के वक्त में कोई रास्ता है तो वो ये है कि एक तो शफाफियत, दूसरा मेरिट बेसिस पर नौजवानों को डिपार्टमेंट्स के अंदर लाया जाता है या फिर नौकरी उन्हें दी जाती है, ये इंतजामिया मानती है। लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक हो, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन हो या जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, तमाम इदारों की तरफ से अब तक कुल मिलाकर जो दी गई जो सिलेक्शन प्रोसेस चला है 2019 के बाद भर्ती अमल का सिलसिला 29,806 के आसपास, ये इदारों की रिपोर्ट्स या आदादोशुमार इशफाक बताते हैं। सरकारी आदादोशुमार काफ़ी कुछ सामने आ रहे हैं। इन आदादोशुमारों को लेकर सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से हिलाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, डाटा आपके हाथ में भी है जी, ज़रा बताएं ये जो सरकार का दावा है कि तकरीबन, चाहे हम 5 अगस्त के बाद की बात करें, कहा जा रहा कि जनाब जितनी भी नौकरियां फराहम की गई ये शफाफ तरीके से की गई, और जो रेड टेपिज्म था या जो कुम्मा परवरी का एक मामला माजी में हुआ करता था वो इस बार नहीं है। थोड़ी सी देरी ज़रूर हुई है लेकिन शफाफ तरीके से इंतजामिया ने दावा तो किया है। जो हमारे पास भी आदादोशुमार है, तकरीबन 52,660 नौकरियां फराहम की है 3 साल के दौरान। क्या कुछ आदादोशुमार आपके पास है, किस तरीके से इसको एनालाइज किया जाए? दो चीजें इसमें हैं। जो 52,000 है ये साल 2014 की है, और जो 29,000 यानी 30,000 के आसपास जो रिक्रूटमेंट कल वज़ीर आज़म साहब और उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का भी जिक्र आया है, और उन्होंने कहा कि 3 सालों के अंदर 30,000 नौकरियां, और उससे पहले साल 2014 से 2019 तक जो डेटा दिया गया है उसमें यही बताया गया है कि उसमें 52,000 के आसपास नौकरियां दी गई थी। और उस मुकाबले में आज जो कंपैरिजन किया जा रहा है इसमें सरकार जो है अपना पेट थपथपा रही है, और इसमें सरकार ने 2 चीजें खासतौर पर बताई। एक ये कि हमने पिछले कंपैरिजन में आज अच्छा काम किया, नंबर 1। नंबर 2 उनका ये कहना है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया है। एक जो कंपैरिजन है मैं नहीं समझता हूं कि वो मुकाबला आराई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के सामने हर वक्त नए चैलेंजेस होते हैं, और नए चैलेंजेस में आज का जो बेरोजगारी का ग्राफ है वो साल 2014 के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। आज नौजवानों की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है। आज पढ़े लिखे बेरोजगार, चाहे वो बीटेक है, एमटेक है, चाहे वो पीएचडी है, एमफिल है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए कंपैरिजन करना ठीक नहीं होगा अगर डेटा वाइज एनालाइज करें, नंबर 1। नंबर 2, शफाफियत जहां तक सरकार का ताल्लुक है इसमें कोई शक नहीं है कि 3 रिक्रूटमेंट्स को सरकार ने कैंसिल किया है, और अगर कैंसिलेशन को आप शफाफियत कहते हैं तो ये भी एक बदकिस्मती होगी, क्योंकि उस शफाफियत के नाम पर न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, जिनने प्रिपरेशन की थी, जिनका एक करियर, जिनका एक टाइम जो है वो जाया हो गया है। और जिस कौम को वक्त का ख्याल नहीं होगा, जिस कौम को वक्त की कदर नहीं होगी, वो कौम कभी तरक्की नहीं करती है, ये दानाओं का कौल है। और इस जमन में हमने देखा कि कितने सैकड़ों ऐसे नौजवान हैं जिनका वक्त जाया हुआ है सिर्फ इस ट्रांसपेरेंसी के नाम पर। और अगर शफाफियत पहले से होती, अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म होता पहले से, तो शायद इन रिक्रूटमेंट को कैंसिल नहीं करना पड़ता। लेकिन चूंकि सरकार का मानना है कि फॉर द लार्ज कॉन्टेस्ट, फॉर द लार्ज जो है काज, हमने इन रिक्रूटमेंट्स को इस वजह से कैंसिल किया क्योंकि इसमें कुछ खदशात थे, इसमें कुछ एतराजात थे, इसमें कुछ शिकायत थे, जिसकी बिना पर इसे कैंसिल किया गया है। लेकिन अब अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। मैं ये जो एदाद-ओ-शुमार देख रहा हूँ 2019 से 2022 के दरमियान सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 23,732 सिलेक्शंस की हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन ने तकरीबन 2,540 के आसपास रिक्रूटमेंट की है, और दोनों को मिलाकर ये 26,271 के आसपास रिक्रूटमेंट बनती है साल 2019 से 2022 के दरमियान। और सरकार का मानना है कि जनाब जब हम माजी में देखते हैं जी, रिक्रूटमेंट 2014 से
2019 के दरमियान, तो 2014 से 2019 के दरमियान भी 26,360 के आसपास रिक्रूटमेंट्स हुई थी। आज भी हमने 26,271 की है, यानी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जो जिस माजी में जिस तरीके से हो रहा था रिक्रूटमेंट प्रोसेस वैसी है, लेकिन इस बार शफाफियत है। इस बार उंगली कोई नहीं उठा सकता है कि जनाब आपने चोर दरवाजे से किसी को नौकरी फराम की है। ये तय कौन करेगा? इसके लिए पैरामीटर कौन है कि ये शिफाफियत के साथ हुआ है? इसके लिए कोई पैरामीटर होना चाहिए जिससे पता चल सकता है। ये पैरामीटर तभी सामने आया जब रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गई है। उसके बाद ही ये बात सामने आ गई कि हाँ, इसमें कुछ जो है लापरवाहियां बरती गई थी, इसमें कुछ लोग ऐसे थे, कुछ अनासर ऐसे थे जिसमें पैसा चला गया, रिश्वत चली गई है, शिफाफियत नहीं थी। तो कैंसिलेशन ने इस प्रोसेस को ये ठहराया कि ये शिफाफियत के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है। क्योंकि जो अगली अब नवंबर दिसंबर या आने वाले वक्त में जो भी रिक्रूटमेंट आने वाली हैं, एक तो ये जो कैंसिल हुई हैं और उसके साथ साथ जो नई 11,000 भर्तियां करनी है, आपने देखना होगा आपके उसके लिए क्या वाकई शिफाफियत होगी, क्या आपके लोग, क्या आपके नौजवान मुतमईन होंगे, वही बात अहम है। कैंसिल करने का मतलब ये नहीं कि शिफाफियत, आइंदा जो रिक्रूटमेंट हो जाएंगी क्या वो शिफाफियत के साथ हो जाएंगी, वो देखने वाली बात है। और सद का हुक्म इस डिस्पेंसेशन में जो 3 साल के अंदर 30,000 नौकरियां लगी हैं, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए लैंडमार्क क्या था कि जिससे आपको पता चलेगा कि ये शिफाफियत के साथ हुआ है। ये 3 रिक्रूटमेंट के अंदर खदशात पैदा हुए थे और उसके बाद उसको कैंसिल किया गया और सरकार अब फतवा रही है कि ये शिफाफियत के साथ हुई है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि साल 2019 तक इतना था तो अब हमने इतना कर दिया। साल 2019 तक उतनी डिमांड नहीं थी जितनी आज है। साल 2022 में नौजवानों की तादाद बढ़ गई है, पढ़े लिखे नौजवानों की, डिग्री होल्डर्स बहुत ज्यादा है। आपने उन डिग्री होल्डर्स को अकोमोडेट करना, उस रेशो के हिसाब से 46.3 आपका बेरोजगारी रेशो आज के वक्त में बढ़ रहा है। तो इस वजह से डिमांड को देखते हुए 30,000 कोई ज्यादा तादाद नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर की हो रही है तो वादिया कश्मीर की भी बात बताते हैं, जहां अयाम में सर्दी ने दस्तक देना अभी शुरू ही किया है, यानी अभी मतला आलूद है और उम्मीदें लगाई जा रही है कि जनाब आज से मौसम का मिजाज बदल सकता है। वहीं पर जम्मू कश्मीर में सरमा की आमद से पहले ही बिजली की आंख मचोली का शुरुआत भी हो गई है और गैर एलानिया कटौती से अवाम परेशान है। शहरी श्रीनगर से लेकर गांव देहात तक लोगों की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो बेहतरी के दावे पेश किए गए थे, जो बेहतरी की बातें बताई जा रही थी, वो बेहतरी आज उसी वक्त सामने आ रही है। उस वक्त इसका पोल खुल रहा है जब सिर्फ अभी मतला आलूद है, चंद इंच बर्फ बारिशें हुई हैं और उस भी सूरत हाल ये है कि यकीन दहानियों के बीच बिजली की सूरत हाल में कोई भी बेहतरी कहीं पर नजर नहीं आ रही है। शहर और गांव में बिजली की आंख मचोली से सार्फिन जहनी इज़्तिराब में मुब्तला हो गए हैं, शदीद परेशानियों में दो चार है। वहीं पर सरकारी ज़राया जो लगातार बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मीटर और नॉन मीटर एरियाज में बाज़ाब्ता तौर पर जी एलानिया कटौती हो रही है, लेकिन सार्फिन का मानना है कि गैर एलानिया कटौतियां हो रही हैं। शहर श्रीनगर के अंदर जो मीटर इलाके हैं वहां पर भी और नॉन मीटर इलाकों का अल्लाह ही हाफिज। और शहर श्रीनगर के बाहर की सूरत हाल जो है वो भी इसी तरीके की बनी हुई है। गांव देहातों के अंदर भी सूरत हाल इसी तरीके की बनी। थोड़ी देर पहले जब मैं इस खबर को कंपाइल कर रहा था तो मैंने एक सीनियर अफसर से इस पूरे मामले पर गुफ्तगू करने की कोशिश की, अगरचे उन्होंने साफ मना कर दिया, कहा कि जनाब हम इस वक्त कोई बात इस पर नहीं करेंगे। लेकिन मुझे जो फीडबैक दिया गया था ज़राया से वो ये था कि जनाब अभी शाख तराशियाँ हो रही हैं, ऑगमेंटेशन कुछ जगहों पर हो रहा है, यही वजह है कि गैर एलानिया नहीं बल्कि एलानिया कटौतियाँ हो रही है। लेकिन सार्फिन को थोड़ी देर हमारे साथ ताउन करना होगा ताकि सरमा से पहले, बर्फ़ पड़ने से पहले ये पूरा निज़ाम जो है वो बेहतर हो सके। इस तरीके का फीडबैक दिया गया। दूसरी तरफ से ये भी कहा गया कि जनाब ज़्यादा कोई तवक्को ना रखें जी कि कोई बेहतरी आनन फानन में होगी। सूरत हाल वैसी हो सकती है जो माजी में पिछले साल में हमने विंटर्स में अंदर देखी थी, यानी कटौती लंबी भी हो सकती है और गैर एलानिया कटौती भी हो सकती है क्योंकि ज़्यादा कोई निज़ाम बेहतर नहीं हुआ है। सीधे श्रीनगर चलेंगे जी हम, मीटर नॉन मीटर एरियाज की बात करने के लिए हमारे साथ सईद इरफान फाजिल भी ज्वाइन किए हुए हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर दिल्ली तक इस बात को एश्योर किया गया था समर्स के दौरान कि जनाब हम बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाए रहे हैं ताकि अयाम सर्दी जब आएंगी तो उससे पहले पहले हम मुकम्मल
मुकम्मल तौर पर तैयार हो और सार्फिन को किसी भी तरीके से मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। आज 31 तारीख है अक्टूबर की, यानी अभी सर्दी का दूर दूर तक कहीं कोई दस्तक नहीं है। अक्टूबर के बाद नवंबर 20 से थोड़ी बहुत सर्दी का आगाज होना है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से बिजली की आंख मचोली हो रही है, क्या कुछ शहर का हाल है, क्या कुछ गांव देहात का हाल है और स्टेट की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया गौहर साहब और आसिफ रशीद। जहां तक पावर कट्स और फ्रीक्वेंट पावर कट्स और इसके साथ साथ जब मीटर और नॉन मीटर एरियाज को लेकर कहेंगे कि नो कर्टेलमेंट शेड्यूल, यानी एक टर्म है नो कर्टेलमेंट शेड्यूल, क्योंकि इसमें कोई शेड्यूल नहीं बनाया गया है कि पावर कब आएगा, पावर कब जाएगा। और फ्रीक्वेंटली जो पावर कट्स अभी से ही हो रहे हैं, इसके लिए भी कोई शेड्यूल अभी जो है उसको तैयार नहीं किया गया है। इनफैक्ट खबर यही आ रही थी कि विंटर्स में जब वेट स्पेल होगा, सर्दियों में खास तौर पर जब हम चिलई कलान देखेंगे, तो एलजी मनोज सिन्हा सर ने जिस तरीके से एश्योर्ड किया था कि पावर कट्स नहीं होंगे उन इलाकों में जहां पर मीटर खास तौर पर लगे हैं, क्योंकि एक अच्छी खासी एश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड की जाएगी। मगर हम देख रहे हैं सुबह हो या दिन हो या शाम हो, हमेशा लगातार पावर कर्टेलमेंट्स, और इसके साथ साथ जिस तरीके से मीटर लगाए गए हैं, डिजिटल मीटर का भी मानना था कि अब ये एक नया प्रोसेस है, इससे एक अच्छी खासी जो है कनेक्टिविटी रहेगी, लेन देन के मामला इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को लेकर क्लियर हो जाएंगे, कोई इसमें जी हां चोरी वगैरह या कोई ऐसा मामला नहीं दिखाई देगा जिस तरीके से आप पहले देखते थे। मगर लोगों में एक बड़ा कंफ्यूजन कियास गवर साहब ये है कि सबसे पहले जिन इलाकों में लगाए गए हैं वहां बिजली का बिल क्या आएगा। अब अगर इस डिजिटलाइजेशन के साथ इस डिजिटल प्रोसेस को एक बेहतरीन बनाना था, तो वहां पर भी ऐसे मामला क्यों हैं? जब यह सवाल चीफ इंजीनियर तक पहुंचा, जो कि डार साहब है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो चीफ इंजीनियर है, उनका मानना है, जैसे आपने खुद कहा कि पावर सप्लाई को स्ट्रीम करने के लिए शाख तराशी या पेड़ों का ब्रांचेस को काटना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब स्नोफॉल रहती है तो उस वक्त की एक्टिविटी हमें सेव कर सकती है। दूसरे साइड से उनका मानना है कि टेम्परेचर जो डिप हो रहा है, उसे हीटिंग प्रोसेस अप्लायंसेस को दोबारा से रिजेनरेट करने के लिए जो है, यह भी एक रीजन है जिसकी वजह से पावर की कर्टेलमेंट हो रही है। कई सारी ऐसी विसिनिटी है गौर साहब, कई सारी ऐसे शहर के इलाके हैं जहां पर अभी से ही जी हां पावर के कर्टेलमेंट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लोगों ने अभी से ही सवाल, अब देखिए कि अभी एक वीक प्रोसेस जो है, वेट स्पेल वीक प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें 1 तारीख से 10 तारीख तक बर्फबारी या बारिशें हो सकती है। अभी आप देख लीजिए कि अक्टूबर के माह में या नवंबर के फर्स्ट वीक में यह हाल है, जब चिलई कलान दस्तक देगा, जब अच्छी खासी बर्फबारी होगी, जब उसके साथ साथ बारिश होगी, उस वक्त क्या हाल होगा। क्योंकि इससे पहले भी ने कहा था कि हमारी जो डिपार्टमेंट है वो ऑन टोज है, एलटी एचटी लाइंस को ठीक कर दिया गया है, हम लोग ट्रांसफार्स के मामला को लेकर ऑयल टॉपिंग के मामला हो चुके हैं, जैसे हमने इस खबर पर पहले भी बात की है। मगर अभी से ही हम देख रहे हैं गौर साहब, शहर और रूरल एरियाज में इस वक्त वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन बिजली की हो चुकी है, जबकि पावर कर्टेलमेंट्स नो शेड्यूल, उसके लिए कोई बाज़ाब्ता कर्टेलमेंट का कोई शेड्यूल नहीं है। और इसके हवाले से जब बात करने के लिए आगे आते हैं तो वहां पर एक्सक्यूज एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। इरफान, एक चीज और भी बताइएगा, क्योंकि अभी 3 दिन पहले कहा गया था कि नवंबर के वस्त में या फिर दिसंबर तक जो फाइनल शेड्यूल आएगा सर्दियों में जिस हिसाब से काम होगा, लेकिन ताजिर भी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो भी कहते हैं कि वो कम्युनिटी पूरी है, वो मईशत पर इसे एक बड़ा हमला बता रही है। मौजूदा वक्त में क्या ये प्लान जिस हिसाब से चल रहा है, ये कर्टेलमेंट के इश्यूज हैं, ये सिर्फ उन पब्लिक एरियाज में आप देख रहे हैं या फिर जो बिजनेस कम्युनिटी है खास तौर से वहां पर भी है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी ये सेम सिचुएशन है? देखिए, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी का जो एक शेड्यूल है, खासतौर पर जेकेपीडीसीएल का जो शेड्यूल है, उसके साथ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अब सबसे पहले देख लीजिए, इंडस्ट्रीज को लेकर बात करें तो इंडस्ट्रीज जिस तरीके से डिमांड कर रही है पावर को और जिस तरीके से उनका प्रोसेस है या बिलिंग के जो मामला है, अब देखिए कितने सारे ऐसे गवर्नमेंट के इदारे जिन्होंने आज तक बिजली का फीस अदा नहीं किया है, करोड़ों रुपए का फीस अभी उनको बाकायदा भरना है, जिस पर कोई बात नहीं हो रही है। इंडस्ट्री और ताजिर मारीन का भी ये मानना है, जबकि वो बाज़ाब्ता तौर पर टैक्स भी भर रहे हैं, बिजली का फीस भी भर रहे हैं और उसके लिए सेपरेट मीटर्स भी लगाए गए हैं, वहां पर भी ऐसी हालत है। जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज है, चाहे मैं खनमू की बात करूं, रंगरेट की बात करूं या दीगर बिमना साइड से जो बात करूं, वहां पर जितने भी ऐसे जिस तरीके से मशीन वर्क्स हो रहे हैं या इदारे खुले हुए हैं, वहां पर भी अभी से ही कर्टेल के मामला है। उनका भी मानना है कि एक तो बड़ा सा बड़ा बिल हम पे करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी इंडस्ट्रीज में इतना बड़ा हैमर है, जबकि सरकारी बड़े बड़े दफ्तरान ऐसे हैं जो कई सालों से जिन्होंने फीस नहीं भरी है मगर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जारी है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा
करते हैं सरकार के एक और अहम फैसले की, और उस फैसले के बीच शहरी श्रीनगर जो है वो ऑन द टॉप ऑफ द लाइन आ रहा है। बात करते हैं लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के हवाले से और लैंड पासबुक के हवाले से। आपको याद होगा कि लैंड पासबुक यानी जमीन को लेकर एक पासबुक बनाने की बात कही गई थी, और 1-2 माह पहले आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बाकायदा तौर पर पूरे यूनियन टेरिटरी में इस प्रोसेस को शुरू किया था। लेकिन अब जो इतलात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि श्रीनगर शहर यानी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है उसने अचीव कर दिया जी, तकरीबन 93% कवर कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड पासबुक। ये कल रात देर गए के अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं और ये साफ कर दिया गया कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है जी वो टॉप रैंक कर रहा है जी, जहां पर सबसे ज्यादा लैंड पासबुक डिस्ट्रीब्यूट किए गए लैंड ओनर्स यानी जमीन मालिकान को उनके जमीन से मुतल्लिक दस्तावेजात जो डिजिटल दस्तावेजात है वो फराहम किए गए हैं, और तकरीबन 93.02 लाख लोगों तक अभी तक ये पासबुक जो है वो पहुंचाए गए हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो है वो 12,55,000 से ज़्यादा लोगों की तरफ से अभी भी जो बात कही गई थी उन्होंने जनरेट करने की बात कही गई थी, और उसमें प्रोसेस जो है वो लगातार जारी है। डिप्टी कमिश्नर की दफ्तर इस पूरे मामले को जो है वो देख रहा है, ताहम रेवेन्यू ऑफिशियल्स का मानना है कि ये जो लैंड पासबुक है जो दिया जा रहा है सार्फिन को, मक्का ज़मीन के मालिकान को, ये जी वैलिड सर्टिफाइड कॉपीज हैं रिकॉर्ड लैंड का जो उनके पास रहेगा। इससे उन्हें 2-3 चीज़ों में आसानी होगी। अगर कोर्ट के अंदर वो देना चाहते हैं ये डॉक्यूमेंट जो उनको स्टेट की तरफ से दिया जाएगा, ये डिजिटल रिकॉर्ड दिया जाएगा, ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होगा। उसके साथ साथ यही डॉक्यूमेंट वो अगर फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के सामने रखेंगे तो उन्हें दोबारा कोई चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, कोई गिरदावरी, कोई जमाबंदी, कोई फर्द निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। ये 2-3 जगहों पर आपका काफ़ी काम आएगा। और तीसरी बड़ी बात, जब भी कोई टेम्परिंग आपके रिकॉर्ड के साथ होगी तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर बाज़ाब्ता तौर पर एक अलार्म आएगा जिसमें आपको पता लगेगा कि आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ कोई टेम्परिंग जो है वो हो रही है। और इस तरीके से बाज़ाब्ता तौर पर एक यूनिक आईडी बनाई गई है, QR कोड बनाया गया है, जिससे ये कोशिश की जा रही है कि ज़मीन का जो माफिया है, जो तरह तरह से खबरें सामने आ रही थी, वो किसी न किसी तरीके से रुके और सार्फिन को फ़ायदा मिले। और अब खबर यह है कि शहर श्रीनगर स्पेशली ज़िला श्रीनगर जो है वो ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट है। सबसे ज़्यादा लैंड पासबुक फराहम करने में शहर श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर का नुमाया रोल जो है वो सामने रहा है। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा अब तिबी कॉलेज की करते हैं, यानी उन मेडिकल कॉलेज की करते हैं जिनको लेकर सियासत काफ़ी ज़्यादा है। दावे ये पेश किए जा रहे थे कि माजी में नहीं जनाब, अब ये कॉलेजेस कायम किए गए हैं और अब फ़ायदा जम्मू कश्मीर की आवाम को होगा। लेकिन ज़मीनी सूरत हाल ये बता रही है कि कागजात के अंदर मेडिकल कॉलेज तो कायम है, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल ये है कि जिन अजला के अंदर इन्हें कायम करना था अभी तक भी ज़मीन पर वो उस शिद्दत के साथ कायम नहीं हो रहे हैं जिस शिद्दत के साथ पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स बयानात दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर, जिनकी तरफ से एक मीटिंग में जायजा लिया गया इन तरक्याती मंसूबों का, कामकाज कहां तक पहुंचा, और नाराजगी काफ़ी ज़्यादा नजर आई। इसलिए क्योंकि आला हुकाम के नोटिस में ये बातें आ गई हैं कि अनंतनाग, बारामूला, राजौरी, डोडा, कठुआ, उधमपुर और हंदवारा के अंदर जो एक तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या एसोसिएट हॉस्पिटल्स के अंदर जो काम है बिलखुसूस बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की बात है, जिससे शोबा तिब को बहुत हद तक मदद मिलती, बहुत बेहतर होता। और सरमा के दौरान जो सवालात हर बार उठते शायद वो इस बार ना उठते अगर ये काम मुकम्मल हो जाते। लेकिन ये बात जब आला हुकाम के नोटिस में आई तो कंसर्न अथॉरिटीज़, कंसर्न एजेंसीज, महकमा सेहत के हुकाम, तमाम लोगों की क्लास लगी है। राजीव राय भटनागर जो कि इस मीटिंग की सदारत कर रहे थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर हैं, उन्होंने कहा कि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर काम पूरा ना हो पाना या इससे क्रॉस ओवर डेडलाइन कर जाना ये एक बड़ी नाकामी है, इस पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। अगर ये इग्नोर हुआ तो आने वाले दिनों के अंदर बहुत मुश्किल है कि जो हमने ऑलरेडी डेडलाइंस तय कर रखी हैं, किसी की मार्च और किसी की अप्रैल 2023 है, शायद वो भी पूरा ना हो पाए। इससे 2 तरह के कामकाज मुतासिर हो रहे हैं, एक अस्पतालों का ना होना, तिब्बी आलात का कम होना, मेडिकल फैसिलिटीज जो आप कहते हैं वो कम होना, या फिर मरीजों का रश बढ़ जाना, वो परेशानी अपनी जगह। लेकिन साथ साथ नए स्टूडेंट्स जो MBBS के हैं, क्लासेस होती हैं, और जिन जिन एसोसिएट हॉस्पिटल्स में या फिर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर उनको प्रैक्टिस करनी है, जहां पर उनका कामकाज आगे चलेगा, उनको डॉक्टरी के कोर्सेज मुकम्मल करने हैं, उनकी क्लासेस ना होना
भी एक बड़ी दुश्वारी इस वक्त है, बड़ा परेशानी का सबब ये जो मामला बनता जा रहा है। आने वाले दिनों के अंदर ये कहा जा रहा है कि अगर ये मंसूबे जल्दी मुकम्मल ना हुए, जिस बात का सख्ती से नोटिस लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर की तरफ से लिया गया कि अगर मुकर्रर मुद्दत पर हम इन मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाने में नाकाम रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मुकम्मल तौर पर बुनियादी ढांचा जो है चरमरा जाएगा और इसके बराह रास्त मनफी असरात मुरतब होंगे महकमा सेहत के कामकाज पर, शोबा तिब पर, और जो अदम दस्तयाबी की सहूलियात की बात होती है उसमें और हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये जो 5-6 कॉलेजेस इस वक्त हैं, अनंतनाग, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर के बारामूला, राजौरी भी काफ़ी वक्त से चल रहा है। 2 दिन पहले फिर उसका जायजा लिया गया है, दोबारा से काम तेज करने के लिए बातें कही गई हैं। डोडा के अंदर काम चल रहा है, कठुआ के अंदर, उधमपुर, हंदवाड़ा, कुछ ऐसे हॉस्पिटल जहां पर कमियां थी, मेडिकल कॉलेज जैसे डोडा हुआ, राजौरी हुआ, तो वहां पर कम ढांचे की जरूरत थी लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। जहां पर नए सिरे से बनाए जाने थे, जिनमें उधमपुर था, हंदवाड़ा था, इनके लिए अप्रूवल हुआ, पैसा सरकार की तरफ से मंजूर चंद दिन पहले कर दिया गया, लेकिन कई महीने गुजरने के बाद भी अभी तक वो हिकमत अमली जिसको तरतीब देने के बाद इन मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाना था वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से नाराजगी काफी ज्यादा है। बहुत सख्त नोटिस लिया गया है और मुतलका अफसरान को सख्त हिदायत भी दे दी गई हैं कि फौरी तौर पर इन मंसूबों को सही करने के लिए और मुकर्रर मुद्दत या औकात में मुकम्मल करने के लिए भी काम होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा मौसम की भी आपको बताते हैं, अपडेट मौसम पर, और उसके बाद एक ब्रेक पे भी जाना है। लाइव कॉल्स भी ब्रेक के उस पार प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन मौसम का जहां तक ताल्लुक है तो जम्मू कश्मीर के अंदर बदलते मौसम के बीच जहां तक 31 अक्टूबर की शाम तक हमने पहले आपको बताया था कि महकमा मौसमियात ने कहा था कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर मौसम खुश्क रहने के बाद दोबारा से एक और स्पेल जिसमें बारिश भी होगी, बर्फबारी भी होगी जम्मू कश्मीर के अंदर। और ताज़ा पेशनगोई के मुताबिक जो महकमा मौसमियात के तर्जुमान की तरफ से बताया गया कि मगरबी हवाओं का असर जम्मू कश्मीर में देखा जाएगा, निचले इलाकों में फिर बारिश होगी। जो ऊपर वाले हिस्से हैं जहां पर सीजन की पहली बर्फबारी हो चुकी है 20-21 तारीख के बाद, जिसकी वजह से कामकाज काफी मुतासिर हुआ, उन इलाकों के अंदर दोबारा से बर्फबारी होगी जिसका असर निचले इलाकों में देखा जाएगा। और टेम्परेचर डाउन होने का मतलब ये हुआ कि इन दिनों ठंड काफी ज्यादा बढ़ रही है कुछ इलाकों में, और गुलमर्ग सयाती मकाम वहां पर भी माइनस जा रहा है। करगिल, द्रास के अंदर, लद्दाख में जहां पर सबसे सर्द-तरीन मकामात में से एक है। अक्टूबर में अब तक की सबसे ठंडी रातें भी चंद दिन पहले देखी गई, जिसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों के अंदर मौसम फिर से तब्दील होगा। वहीं महकमा मौसमियात ने ये चीज़ भी क्लियर कर दी है कि जो माहिरीन हैं उनकी राय लेने के बाद कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर यानी आज शाम के बाद फिर से हल्की बारिश कुछ इलाकों में और फिर बर्फबारी। और यही वजह है कि पहले माहिरीन की तरफ से कह दिया गया था कि खड़ी फसलों को आप काट लें जहाँ जहाँ पर हैं, और जो सेब के बागात में काम करने वाले मालिकान हैं उनके लिए भी जरूरी हिदायत थी, एडवाइजरीज थी, ताकि उनको मजीद नुकसान से दुचार ना होना पड़े। तो आइंदा 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं किसानों के लिए भी, उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त सेब की पैकिंग का काम कर रहे हैं। कुछ इलाकों से खबरें हैं कि उतारने का सिलसिला अब भी जारी है, तो वो सारा सिलसिला या जो हार्वेस्टिंग का सिलसिला चल रहा है अगले 24 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक बारिश भी होगी। बर्फबारी का एक और स्पेल नवंबर की पहली तारीख लेकर आएगी और रात से ही सिलसिला शुरू होगा। टेम्परेचर जो है वो डाउन होना फिर से शुरू हो गया है, जिसका मतलब है कि बहुत हद तक सर्दी भी आने वाले एक हफ्ते के अंदर बहुत बढ़ने वाली है। चलिए जनाब, यानी आज से सर्दियों का आगाज़ हो जाएगा। बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी के इम्कानात है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई जारी कर दी गई है और वादी के लिए ये खुशाइंद है कि अगर इस तरीके का मौसम बनता है, क्योंकि विंटर स्पोर्ट्स और दीगर चीज़ों के लिए ये एक नवीद के तौर पर देखा जाता है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर पुलिस की आपके साथ करते हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस मज़ीद हाईटेक होने जा रही है और जो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से हेलीकॉप्टरों को लेने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर टेंडर जारी कर दिए हैं। और ख़बर ये है कि 3 हेलीकॉप्टरों को हायर करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस हेलीकॉप्टरों को हायर करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर टेंडर फ्लोट कर चुकी है और 3 साल के लिए ये टेंडर जो है वो जारी कर दिए गए। और कहा गया है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान और इमरजेंसी रिस्पांस प्लान यानी DMP और ERP को ध्यान में रखते हुए ही इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान को ध्यान में रखते हुए और इमरजेंसी रिस्पांस प्लान को ध्यान में रखते हुए अब जम्मू कश्मीर पुलिस हायर करेगी चॉपर्स को। 3 साल के लिए ये चॉपर्स लिए जाएंगे और बाज़ाब्ता तौर पर रात देर गए टेंडर जो है वो जारी कर दिए गए। फ्लाइट ऑपरेशंस जो इस हवाले से होंगी उस हवाले से साफ कर दिया गया है
कि पुलिस ऑफिसर्स को कैरी करना, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को कायम कैरी करना, उसके साथ साथ इमरजेंसी पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से इसको फाल और बेहतरी के साथ इस्तेमाल किया जा सके। 3 साल का पीरियड इसको दे दिया गया है कि जनवरी 16 2023 से लेकर जनवरी 16 2026 तक के लिए ये टेंडर्स होंगे और जो भी इसमें ऑपरेटर्स आएंगे, जो भी कंपनियां बिडिंग प्रोसेस में आएंगी, उन्हें अपना शेड्यूल जो है वो एज पर द सेट नॉर्म जो है वो जारी करना होगा और उसके बाद ही चॉपर सर्विस श्रीनगर और जम्मू के अंदर अपनी रेस्टोर करनी होंगी और जब जितनी ज़रूरत होनी है उस हवाले से उस वक्त वो चॉपर्स उन्हें प्रोवाइड भी करने होंगे। एक डिटेल टेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से और पुलिस आहिस्ता आहिस्ता हाईटेक होने जा रही है। चलिए जनाब बढ़ते हैं जी आगे, जरा आपको एक और खबर से बाखबर करते हैं और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक भी लेना है। बात करते हैं सैफरान के हवाले से और सैफरान के हवाले से इस बार अच्छी खबर ये है, ज़ाफ़रान के हवाले से खबर अच्छी ये है कि ज़ाफ़रान को ख़रीदने के लिए अब बाज़ाब्ता तौर पर ऑनलाइन निज़ाम और GI टैगिंग का फ़ायदा सार्फिन को और इस तिजारत से वाबस्ता लोगों को मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि कल ये देखा गया है कि जनाब टाटा फर्म जो है उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ज़ाफ़रान को ख़रीदने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है और पहली कंसाइनमेंट जो इंटरनेशनल कश्मीर सैफरान ट्रेड सेंटर IIKTC है उसके अंदर देखने को मिली है पामपोर के अंदर और पहला टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड जो है उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर 45 किलो वजनी फूल जो है सैफरान के फूल जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर खरीदे हैं और इस खरीदारी के वक्त महकमा ज़राअत के आला अफसर भी मौजूद हैं। महकमा का मानना है कि GI टैगिंग से कश्मीरी ज़ाफ़रान को एक मुनफरिद मकाम मिला है और जिस तरीके से कश्मीर के नाम पर दीगर चीज़ों को बेचा जाता था उससे आवाम बाखबर हुई है और बाज़ाब्ता तौर पर फ़ायदा जो है वो इस सनत से वाबस्ता लोगों को मिला है। पहली बार कल टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ये जो इंटरनेशनल कश्मीर सैफरान ट्रेड सेंटर है वहाँ से 45 किलो बाज़ाब्ता तौर पर खरीदे गए हैं और ये भी साफ कर दिया गया है कि ऑनलाइन मार्केटिंग फैसिलिटियाँ जो रखी गई हैं IIKSTC के अंदर उससे बायर्स और सेलर्स को मज़ीद आसानी मिल रही है अपने माल को बेचने में और अपने माल को ख़रीदने के अंदर। सैफरान ग्रोवर्स का मानना है कि चूँकि मार्केट वर्ल्ड वाइड है और जिस तरीके से एक नई पहल और नई सोच के साथ इसको मुतारफ़ किया जा रहा है उससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मज़ीद मुल्की सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर ताजरान जो है वो सामने आएंगे और कश्मीर के इस ज़ाफ़रान को ख़रीदने के लिए जो ऑनलाइन और GI टैगिंग के साथ इस वक्त बिक रहा है इसमें मज़ीद वो अपनी दिलचस्पी दिखाएंगे। तो एक तरफ से ये माना जाता है, दूसरी तरफ से ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से काफ़ी मशक्क़त और मेहनत के बाद इस बार जो किसान है इस सनत के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें उम्मीद ये ज़रूर है कि इस बार उन्हें मुनासिब और माकूल मुआवजा भी मिलेगा। ताहम पहली बार टाटा की आमद और ये आमद सरकारी तौर पर की गई है क्योंकि इंटरनेशनल सेंटर के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर ये ट्रेडिंग हुई है और अब ऑनलाइन और GI टैगिंग के साथ कश्मीरी ज़ाफ़रान को पूरी दुनिया के अंदर राइज कर दिया गया है, लाया गया है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि कश्मीर के नाम पर नकली बिकने पर अब पाबंदी भी आएगी। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो मजीद कुछ बातें आपको बतानी है कि इन्वेस्टमेंट से लेकर मन की बात की प्रोग्राम की भी बात आपको बताएंगे। गलवान हमले में जो कुछ हुआ उसके बाद ITBP किस तरीके से तैयारी कर रही है उस पर बात करेंगे। भारत पाकिस्तान को लेकर 2 अहम बातें आपके साथ शेयर करनी है। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के फौरन बाद आएंगे, आपके साथ हम कलाम भी होंगे, फोन लाइन भी हमारी खुलेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा साथ देते रहेंगे।